हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिकॉम्बिनेशन में रॉबिन हॉलिडे मॉडल की, और आज बात करेंगे उससे एक स्टेप आगे, एक स्टेप एडवांस डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी जैम का एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का 14 फेब 2021 को शेड्यूल्ड है, और इस एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके पास लेकर आया है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, जिसमें कुछ फैकल्टीज जैसे कि मीनाक्षी राजपूत मैम, वसुधा कोटिया मैम, चपला सर, अवंतिका मैम और मनीषा मैम मिल करके आपकी तैयारी करवाएंगे इस आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो आप आईआईटी से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ऑब्वियसली आईआईटी से एमएससी करने के बाद तो आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी बन ही जाती हैं। तो देर मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक लिंक, उस लिंक पर जाकर के ज़रूर क्लिक करिए, फॉरन से पहुंच जाइए एक नए पेज पर, वहां जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और शुरू कर लीजिए ये फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 दिसंबर से। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलिए अब वीडियो में समझ लेते हैं रिकॉम्बिनेशन की बातें। दोस्तों, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल में एक माइनर सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू हॉलिडे मॉडल। मान लेते हैं फिर से कि ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड हैं। हॉलिडे मॉडल में दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक एक स्ट्रैंड में एक एक निक बनी थी। अगर आपने हॉलिडे मॉडल ध्यान से देखा हो तो उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स में, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक एक स्ट्रैंड में एक एक निक बनी थी। बाद में एक एक्सचेंज पेयरिंग स्टार्ट हुई थी। डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स में निक बनेगी। ये पहला और बेसिक डिफरेंस है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल और हॉलिडे मॉडल के बीच में। यहाँ पर एक ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में निक बन गई। मैंने यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल का कलर चेंज कर दिया और एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में एक निक बनी थी। इस निक्ड डीएनए में, जिस डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स में निक बन गई। आई होप आपको निक और गैप का डिफरेंस क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए। इस डीएनए की फर्दर प्रोसेसिंग होगी तो कुछ कुछ स्ट्रैंड का जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रैंड पोर्शन रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही स्ट्रैंड्स में ओवरहैंग्स बचेंगे। ओवरहैंग्स बोलते हैं हम इसको। अब ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचा हुआ है, कुछ पोर्शन सिंगल स्ट्रैंडेड बचा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जाकर के इन्वेड करेगा दूसरे डीएनए में। जब ये इन्वेड करेगा तो क्या स्टेटस बनेगा? इस स्टेप पर आप ध्यान से देखिए, इस डीएनए का जो स्ट्रैंड था उसको डिस्प्लेस कर दिया है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटैक्ट था, जिसमें कोई निक नहीं थी, उसके इस स्ट्रैंड को डिस्प्लेस कर दिया है। अब इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इस वाले स्ट्रैंड और इस वाले स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और ये वाला जो स्ट्रैंड है पहले डीएनए का, ये आकर के इसकी टेरिटरी में इन्वेड कर रहा है। तो स्ट्रैंड इन्वेजन हो गया। स्ट्रैंड इन्वेजन से पहले इसको डिस्प्लेस किया होगा, तो स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रैंड डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद स्ट्रैंड इन्वेड किया। स्ट्रैंड इन्वेजन के टाइम पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो दूसरे डीएनए में इन्वेड कर रहा है, ये यहाँ पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढ रहा है। तो ये वाला स्ट्रैंड जब इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर मिलता है, जैसे ही लगभग 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस इसको एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ये एकदम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा।
और एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो यहाँ पर इसका इन्वेजन शुरू हो चुका है। अब इसका जो ओरिजिनल डीएनए था जो रेड कलर से शो कर रखा है वो तो डिस्प्लेस हो गया, और जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पोर्शन था जो बेसिकली इस ऊपर वाले डीएनए का पोर्शन था, उसने दूसरे डीएनए में जाकर के अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया स्ट्रैंड इन्वेजन। जिस तरीके से ये वाला स्ट्रैंड इस वाले डीएनए मॉलिक्यूल में अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढ रहा है, बिल्कुल उसी टाइम पर ये जो स्ट्रैंड है जो डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड यहां पर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो है नया डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसी के अंदर वो है ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन में क्या होगा, तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से ये डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर इतना सा था जो इस वाले स्ट्रैंड के साथ बॉन्डिंग बना रहा था। अब इसके आगे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर के ऐड होते गए, एक न्यूक्लियोटाइड आया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आया, और जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आते गए वैसे वैसे ये स्ट्रैंड यहाँ से डिस्प्लेस होता गया। तो जब ये स्ट्रैंड डिस्प्लेस और ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड लेंथी हो जाएगा। ये स्ट्रैंड लेंथी होता गया, ऊपर से यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आकर के ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, इस स्ट्रैंड के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोल दिया ब्रांच माइग्रेशन। जब ब्रांच माइग्रेशन हो जाएगी तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड वापस अपने स्ट्रैंड के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स अटैच नहीं है, यहाँ पर सीधा ये बॉन्ड है जो इस लास्ट न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बन चुका है। तो इस तरीके से ये ब्रांच माइग्रेशन कंप्लीट होगी। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास ब्रांच माइग्रेशन के बाद वो कुछ इस तरह का होगा। और नेक्स्ट स्टेप आता है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप फिर से रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में जैसा कि आपने हॉलिडे जंक्शन में देखा था, दो तरह की रिजोल्यूशन होगी, दोनों का आउटकम अलग होगा। एक में बनेंगे स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स और दूसरे में बनेंगे पैच रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स और पैच रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे, इन सब की डिटेल हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन मशीन्स की। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि ई कोलाई प्रोटीन्स, ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, वेल नोन एग्जांपल। और यूकैरियोटिक प्रोटीन्स के भी आपको यहाँ पर नेम्स दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड में टेबल आपकी स्क्रीन पर है। जो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, जो पहला स्टेप था जिसमें हमने निक बनाए थे, उसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है प्रोकैरियोट्स में अभी तक नहीं जानते, बट यूकैरियोट्स में द प्रोटीन्स आर spo11 एंड HO, ये प्रोटीन्स के नाम हैं। फिर प्रोसेसिंग डीएनए ब्रेक्स टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंड्स फॉर इन्वेजन। अभी आपने देखा था कैसे एक डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगे थे, ब्रेक लगने के बाद उस डीएनए की प्रोसेसिंग हुई थी, उस प्रोसेसिंग की वजह से सिंगल स्ट्रैंड्स जनरेट हुए थे। वो जो सिंगल स्ट्रैंड्स जनरेट होते हैं उसके लिए प्रोकैरियोट्स में REC-BCD एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। इस एंजाइम की दो एक्टिविटीज होती हैं, हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है और न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। हेलिकेज एक्टिविटी जो हेलिकल स्ट्रक्चर को अनवाइंड करता है, और न्यूक्लियस एक्टिविटी जिससे एक एक न्यूक्लियोटाइड निकलता जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता जाता है। और सेम प्रोसेस के लिए यूकैरियोट्स में MRX प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। पेयरिंग होमोलॉगस डीएनएज एंड स्ट्रैंड इन्वेजन, जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बचा है वो इन्वेट करेगा दूसरे डबल स्ट्रैंडेड इंटैक्ट डीएनए में, वहां पर उसकी पेयरिंग होगी। इस प्रोसेस के लिए प्रोकैरियोट्स में REC-A प्रोटीन और यूकैरियोट्स में RAD51 और DCM1 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद असेंबली, इन सब एक्सचेंज प्रोटीन्स की असेंबली के लिए REC-BCD प्रोकैरियोट्स में और RAD52 एंड RAD59 यूकैरियोट्स में रिस्पॉन्सिबल है। फाइनली हॉलिडे जंक्शन का रिकॉग्निशन, सेकेंड लास्ट स्टेप पर आपने देखा था हॉलिडे जंक्शंस बने थे, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और ब्रांच माइग्रेशन के लिए
यूकैरियोट्स में प्रोटीन कौन है हम नहीं जानते, लेकिन प्रोकैरियोट्स में RUVAB कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, RUVAB कॉम्प्लेक्स। और फाइनली हॉलीडे जंक्शन का रिजोल्यूशन, कैसे जंक्शन रिजॉल्व होता है, उसके लिए प्रोकैरियोट्स में RUVC और यूकैरियोट्स में MUS81 ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेग बीसीडी सिस्टम की, रेग बीसीडी कॉम्प्लेक्स की। ये रेग बीसीडी क्या करता है? अभी आपने देखा इसके पास दो तरह की एक्टिविटीज हैं, हेलिकेज एक्टिविटी भी है इसके पास, न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास। अगर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक साइट मिलेगी जिसको हम बोलते हैं काई साइट। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रेग बीसीडी अगर आपको नाम से क्लियर हो तो इस कॉम्प्लेक्स के पास एक्चुअली 3 एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से 3 एंजाइम्स होंगे? बी, सी और डी। यह कहना चाहिए कि एक ही प्रोटीन्स की 3 अलग अलग सब यूनिट्स हैं, हमने नाम दे दिया बीसीडी। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मूव करना शुरू करेगा। सपोज काई साइट की यही डायरेक्शन है, ये एंजाइम मूव कर रहा है इधर से। जब ये एंजाइम मूव करेगा तो इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी और न्यूक्लियस के साथ साथ इसकी हेलिकेज एक्टिविटी, अगर आपने डीएनए में रेप्लिकेशन ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता है कि हेलिकेज एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करता है। तो ऐसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ तो सीधा दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली ये स्पाइरल फॉर्म में ही होगा, ऐसी फॉर्म में तो होता है डीएनए। तो इस डीएनए के ऊपर एंजाइम मूव करने के लिए हेलिकेज एक्टिविटी का होना जरूरी है। तो इस रेग बीसीडी के पास अपनी हेलिकेज एक्टिविटी है, ये डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा और आगे आगे मूव करता जाएगा। इस अनवाइंडिंग के साथ साथ यही एंजाइम न्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करेगा, दोनों ही स्ट्रैंड्स पर न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। मतलब ये यहां से एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता जाएगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये निकलते जा रहे हैं, न्यूक्लियस एक्टिविटी एक एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकालना। सेम दूसरे स्ट्रैंड पर भी एक एक न्यूक्लियोटाइड बाहर निकलता जाएगा, न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रैंड है ये छोटा होता जा रहा है, दोनों ही स्ट्रैंड्स रिमूव हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। मगर जैसे ही ये एंजाइम काई साइट पर पहुंचता है, जैसे ही ये एंजाइम काई साइट को एनकाउंटर करता है, ये काई साइट जिसका सीक्वेंस है GC TGG TGG, ये सीक्वेंस है काई साइट का। ये 5 प्राइम एंड पे होगा, ये 3 प्राइम एंड पे होगा। तो जैसे ही ये रेग बीसीडी एंजाइम जिस स्ट्रैंड पर इसको काई साइट मिलेगा, उस स्ट्रैंड की न्यूक्लियस एक्टिविटी रुक जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर इस रेग बीसीडी एंजाइम को यहां से यहां तक आते आते इस स्ट्रैंड की न्यूक्लियस एक्टिविटी, इस स्टेप के बाद न्यूक्लियस एक्टिविटी इस स्ट्रैंड पे खत्म हो जाएगी, तो ये स्ट्रैंड यहां तक डिग्रेड होगा, ये स्ट्रैंड डिग्रेड होता जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से मान लेते हैं, मैं इस स्ट्रैंड को थोड़ा और लेंथी कर देता हूं, जिसकी वजह से अब इतना पोर्शन तो रिमूव हो चुका, इसका इतना पोर्शन रिमूव हो चुका, मगर इस स्ट्रैंड पर अब न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं चल रही, केवल इस वाले स्ट्रैंड पर न्यूक्लियस एक्टिविटी चल रही, जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा। और इस ज्यादा डिग्रेडेशन की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग भी बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रैंड मिल जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है इस रेग बीसीडी एंजाइम का। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जिस टाइम ये स्ट्रैंड डिग्रेडेशन कर रहा था, जिस टाइम ये एंजाइम रेग बीसीडी एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स की डिग्रेडेशन कर रहा था, उस टाइम पर एक स्ट्रैंड की डिग्रेडेशन स्लो रेट पे चल रही थी और दूसरे स्ट्रैंड की डिग्रेडेशन फास्ट रेट पे चल रही थी। मतलब कि
एक स्टैंड है जिसका यहां तक ओनली दिस मच पोर्शन, केवल इतना पोर्शन है जो डिग्रेड हुआ है, जबकि नीचे वाले स्टैंड का ज्यादा पोर्शन डिग्रेड हो चुका है। एक्चुअली ये दो सब यूनिट्स हैं, रैक बी और रैक डी। बी सब यूनिट थोड़ा स्लोली मूव करती है, इसके पास भी न्यूक्लियस एक्टिविटी है। रैक बी सब यूनिट न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करती है लेकिन स्लो रेट पे। रैक डी सब यूनिट भी न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करती है लेकिन फास्ट रेट पे। तो जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से डिग्रेड होता जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगल स्टैंड तो जनरेट होना पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही ये काई साइड पे एनकाउंटर करेगा उसके बाद इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी एक स्टैंड पर खत्म हो जाएगी, दूसरे स्टैंड पर न्यूक्लियस एक्टिविटी चलती रहेगी, जिसकी वजह से फाइनली हमें एक सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। और इस सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग लाइक स्ट्रक्चर का जो एंड है दैट इज 3' एंड। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये 3' एंड ही है जो जाकर के दूसरे डीएनए की टेरिटरी में इन्वेट करता है। 5' एंड इन्वेट नहीं करेगा क्योंकि 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जाकर के दूसरे स्टैंड को डिस्प्लेस नहीं करेगा। OH के पास रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जाएगा बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्टोरी है यहाँ पर रैक बीसीडी पाथवे की। तो दोस्तों इस रैक बीसीडी पाथवे की या इस रैक बीसीडी सिस्टम की प्रोकैरियोट्स में या ई कोलाई में बहुत ज्यादा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि अगर ई कोलाई के जीनोम में या ई कोलाई के सेल के अंदर कोई फॉरेन बैक्टीरिया या कोई फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल एंटर करता है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल को रैक बीसीडी पाथवे से होकर गुजरना पड़ता है। जब कोई भी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल रैक बीसीडी पाथवे से होकर गुजरेगा तो ये रैक बीसीडी पाथवे क्या करेगा, इसको इसके साथ दो तरह के काम करेगा। इसकी हेलिकेज एक्टिविटी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी, न्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि किसी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल में जो काई साइट है वो बहुत क्लोजली प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि काई साइट बहुत बहुत दूर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से इस डीएनए का जो लार्ज पोर्शन है, बहुत लंबा एक डीएनए मॉलिक्यूल का पोर्शन है, वो डिग्रेड होता चला जाएगा। तो जब फॉरेन डीएनए का बहुत सारा पोर्शन डिग्रेड हो गया, एक लार्ज पार्ट डिग्रेड हो गया, तो ऑब्वियसली अब इसके अंदर बचा क्या, ये तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से ई कोलाई भी खुद को प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक तरीके का सेविंग मैकेनिज्म भी है। किसी फॉरेन पार्टिकल से खुद को सेव करने के लिए भी रैक बीसीडी पाथवे का सिग्निफिकेंस है। इस रैक बीसीडी पाथवे के बाद बात करेंगे रैक ए प्रोटीन की। ये रैक ए प्रोटीन क्या करता है, रैक ए प्रोटीन करवाता है स्टैंड इन्वेजन। जो सिंगल स्टैंड जनरेट हुआ था रैक बीसीडी की वजह से, इस सिंगल स्टैंड को अब दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के पास लेके जाना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के पास लेके जाना है, वहां से ले जाके करवानी है स्टैंड इन्वेजन, यानी कि दूसरे डीएनए की टेरिटरी में घुसना है, अपनी पेयरिंग करनी है। उस सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है रैक ए प्रोटीन। और ये रैक ए प्रोटीन कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आकर के बैठना है रैक ए प्रोटीन को। सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन हम देखेंगे, ये 5' 3' है। तो पहले रैक ए प्रोटीन का एक यूनिट, 1 यूनिट और यू कैन से 1 सब यूनिट, ये आकर के इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर सिट करेगी, बाइंड करेगी इसको। अब बाइंड करने के बाद एक्चुअली रैक ए प्रोटीन हमेशा मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं जो बाइंड करती जाती हैं एक के पीछे एक। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा सा प्रोटीन है, एक्चुअली इसकी अलग अलग सब यूनिट्स हैं, मतलब कि सब यूनिट रेप्लिकेटेड सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट के पीछे दूसरी सब यूनिट रिपीटेडली बाइंड करती है। अब ये जो बाइंडिंग प्रोसेस है, इस सब यूनिट पर दूसरी सब यूनिट आएगी, तो हो सकता है कि सब यूनिट यहाँ आकर के बैठ जाए इस तरीके से,
दूसरी सब यूनिट फिर यहाँ आ जाए, चौथी सब यूनिट यहाँ आ जाए, फिर पांचवी यहाँ आ जाए। मतलब आप देखो कि इस बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग है ये ऐसे इसके चारों तरफ वाइंड करेगा, वाइंडिंग ऑफ डीएनए बाय रैक ए, एक स्ट्रैंड के ऊपर ऐसा करके बाइंड करना शुरू कर देगा। एक एक सब यूनिट हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती जाएगी और बाइंड करती जाएगी डीएनए के ऊपर। तो ये जो बाइंडिंग है ये किस डायरेक्शन में चलेगी? इस डायरेक्शन में ये बाइंडिंग बहुत ही स्लो चलती है, एक्सट्रीमली स्लो। मतलब कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में ये बाइंडिंग बहुत स्लो है, एक्सट्रीम स्लो है। जबकि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये जो बाइंडिंग है ये काफी फास्ट है, हाई रेट पर बाइंडिंग होती है। तो कैसे होगी इसकी बाइंडिंग? अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और इसके ऊपर फर्स्ट रैक ए प्रोटीन आकर के बैठा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर, तीसरी सब यूनिट इधर, चौथी सब यूनिट इधर, ऐसे ये बाइंडिंग करेगा। बोर्ड पे ठीक से दिखेगा नहीं इसलिए मैंने सीधा दिखा दिया, एक्चुअली ये इस तरीके से इसको बाइंड करता हुआ चलेगा। तो नाउ फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जो सिंगल स्ट्रैंडेड था, मैं इसको सिंगल स्ट्रैंड बना देता हूँ क्योंकि रैक ए प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ही बाइंड करेगी। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करती चल रही है। परफेक्ट। अब इस बाइंडिंग के बाद क्या होगा कि जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल था उस डीएनए को डिस्प्लेस करवाना था, तो मान लेते हैं कि ये डीएनए डिस्प्लेस हो गया। वहां पर ये प्रोटीन जा करके इस प्रोटीन के साथ ये डीएनए भी जाएगा, अब दोनों बाइंड हैं तो एक ही सबयूनिट बन चुकी है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जाएगा और यहाँ पर इन न्यूक्लियोटाइड्स का, जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पर प्रेजेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सर्च करेगा। तो मैंने यहाँ पर रैक ए प्रोटीन को थोड़ा बड़ा करके बना दिया। आप ये मान के चलिए कि ये रैक ए प्रोटीन की अलग अलग सब यूनिट्स हैं, और रैक ए प्रोटीन के अंदर 2 डीएनए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। रैक ए प्रोटीन के अंदर 2 डीएनए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो एक साइट तो वो हो गई जहां पर हम जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो बाइंड करके बैठा हुआ है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाई थी, जिसके साथ वो डीएनए के ऊपर वो हेलिकल स्ट्रक्चर में बाइंड कर गया था। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके साथ रैक ए प्रोटीन बाइंड करके बैठा है। दूसरी एक साइट है, दूसरी एक और साइट है, मान लेते हैं यहां पर जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल था जो मैंने आपको दिखाया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहां पर दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, जो न्यूक्लियोटाइड्स अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मान लो यहाँ पर G है, यहाँ पर C है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगले स्टेप पर यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगले स्टेप पर फिर से यहाँ पे A है लेकिन यहाँ पर C है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई। ठीक है। तो जब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार होती चली जा रही है, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड डीएनए है वो थोड़ा आगे मूव कर रहा है और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक हो रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्ली हो रही है, एडेनिन के साथ थाइमिन या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल रहा है, ऐसे ही गुआनिन और साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नीचे तक चलती जाएगी, यानी कि और जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ भी बाइंडिंग हो जाएगी। और अगर मिसमैच हो गया, अगर गुआनिन के सामने थाइमिन मिल गया तो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है। इस तरीके से ये रैक ए प्रोटीन चेक करवाता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था जिसके ऊपर रैक ए प्रोटीन बाइंड कर चुकी थी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ऑब्वियसली डिस्प्लेस हो जाएगा। जो दूसरा सिंगल स्ट्रैंड बचेगा उस स्ट्रैंड के पोर्शन में ये वाला पोर्शन, इस डीएनए का पोर्शन आकर के चेक करता चलेगा कि मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है। जब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, जिसके ऊपर रैक ए बाउंड है, इसको इस वाले स्ट्रैंड में, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड में
10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ का एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगा, तब ये मान के चलिए कि इसकी इस स्ट्रैंड की इस वाले स्ट्रैंड के साथ बाइंडिंग पक्की। जहां इस स्ट्रैंड को अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिला, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 1000-2000 सीक्वेंस 1000-2000 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा, थोड़ा सा बना के ही चेक करेगा वो। तो 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का जैसे ही उसको मिला कि हाँ भाई यहाँ मेरी बाइंडिंग लगातार हो रही है, ये समझ जाएगा कि इस जगह से मुझे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। तो ये जो बाइंडिंग होती है, इस बाइंडिंग के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेक ए प्रोटीन। इसीलिए बोलते हैं कि रेक ए प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैंड इन्वेजन। यही तो है इन्वेजन, दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में अपनी टेरिटरी ढूंढना। तो दोस्तों इसके बाद आता है RUBA प्रोटीन। ध्यान रखिए वो था रेक ए प्रोटीन, ये है RUBA प्रोटीन। ये बेसिकली हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करता है। ऑब्वियसली एक बार सिंगल स्ट्रैंड ने अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हॉलिडे जंक्शन बन ही जाएगा। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं हॉलिडे जंक्शन में RUBA प्रोटीन और RUBB प्रोटीन। RUBB के 2 सबयूनिट्स हैं जो RUBA प्रोटीन के दोनों साइड प्रेजेंट हैं, और RUBA के एक्चुअली 4 यूनिट्स हैं, 4 सबयूनिट्स हैं जो आपस में कॉम्प्लेक्स बना रही हैं हॉलिडे जंक्शन पर। अब ये जो RUBB प्रोटीन है ये ATP डिपेंडेंट प्रोटीन है। इसको काम करने के लिए ATP एनर्जी की जरूरत है, और इस एनर्जी की हेल्प से ये बेस पेयर्स का एक्सचेंज कॉज करवा सकता है, और इसी की एक्सचेंज की वजह से होती है ब्रांच माइग्रेशन। इस ब्रांच माइग्रेशन को समझने के लिए आपको इस एनिमेशन को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर से आने वाला और नीचे से आने वाले जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने इनको येलो एरो से दिखाया हुआ है। ऊपर से भी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो अनवाइंड हो रहा है नीचे की तरफ, और नीचे वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये भी अनवाइंड हो रहा है ऊपर की तरफ, और इस इनकी अनवाइंडिंग के साथ साथ 2 नए डीएनए स्ट्रैंड्स जनरेट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को भी बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन। जब ये ब्रांच माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आएगा रिजोल्यूशन, और इस रिजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है RUBC प्रोटीन। तो RUBA, RUBB और RUBC इन तीनों ही प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये RUBC प्रोटीन क्या करता है? ये किसी भी हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा। जहां पर RUBA और RUBB प्रोटीन प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली वहीं पर हॉलिडे जंक्शन होगा। तो ये अपने प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, साथ के साथ हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा, और इसी के साथ साथ ये फिर से निक जनरेट करेगा। 2 होमोलॉगस डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में एक निक बनेगी। दोस्तों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला था हमको ब्रांच माइग्रेशन के बाद। अब इसको रिजोल्व जब करेंगे, जिसके लिए RUBC प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसा कि हमने हॉलिडे जंक्शन में देखा था 2 तरह के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। एक बनते हैं पैच रिकॉम्बिनेंट्स, दूसरे बनते हैं स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स। अब वो किस कंडीशन में बनते हैं पैच और स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स? ये मान के चलिए कि एक साइट ये है जहां पर निक बन सकती है, और दूसरी साइट ये है जहां पर निक बन सकती है। एक साइट ये है जहां पर निक बन सकती है, और दूसरी साइट ये है जहां पर निक बन सकती है। मैं इनके अलग अलग नाम दे देता हूं। मान लेते हैं कि ये इस साइट को मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, और इसको 4 बोल देता हूं। अब अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में जो निक है, मान लेते हैं कि इस जंक्शन में, इस हॉलिडे जंक्शन में जो निक बनी वो सेकंड साइट पर बन गई, पहली निक लगी साइट 2 पर। इस हॉलिडे जंक्शन में जो निक लगी वो साइट 4 पर लग गई। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने यहां पर निक लगाई है साइट 2 पर, ये पूरा का पूरा बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। यहां पर निक लगाई है साइट 4 पर, ये भी पूरा का पूरा बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या स्थिति बनेगी? जो डीएनए स्ट्रैंड है वो यहां से खुद को ऐसे कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला डीएनए स्ट्रैंड यहां से खुद को ऐसे कंप्लीट कर लेगा। तो अब आप देखिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, पैच रिकॉम्बिनेंट या स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट? इस स्ट्रक्चर को हम पैच रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, क्योंकि
सिर्फ एक पैच है डीएनए का जो अलग से आकर के बैठा है। ये पैच अलग लग गया, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। नीचे वाले डीएनए की भी बात करूं तो भी ये स्टैंड तो इंटैक्ट था, ये स्टैंड यहां से यहां तक, ये स्टैंड यहां से यहां तक, और यहां पर जो बीच में स्टैंड है वो हल्का सा मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है क्योंकि वो न्यूली सिंथेसाइज हुआ था, नया सिंथेसाइज हुआ था। यहाँ से इस स्टैंड ने इन्वेट किया था और इन्वेट करने के बाद इसके आगे नए न्यूक्लियोटाइड्स खट 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 सिंथेसाइज हुए थे। तो उसके आगे सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगते गए थे, उनके बीच में लाइगेज एंजाइम ने बॉन्ड बना दिया था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसकी हेल्प से ये नया स्टैंड बन गया था। तो यानी कि यहाँ पर भी एक छोटा सा पैच है और यहाँ पर भी एक छोटा सा पैच है जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का पैच है। तो इसलिए इस तरह के रिकॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैच रिकॉम्बिनेंट्स या पैच रिकॉम्बिनेशन। जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर पैच रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। वापस यहीं पर चलते हैं। अब मान के चलते हैं कि जो निक लगी है वो लगी है साइट 1 पर। ये वाला केस था, दोनों ही निक्स हॉलीडे जंक्शन में सेकंड और फोर्थ साइट पर लगी है। ये वाला केस है, एक निक लगी है साइट 1 पर, दूसरी निक लगी है साइट 4 पर। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनेगी ध्यान से देखते हैं। जब साइट 4 पर निक लगेगी तो बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन बनेगी। क्या सिचुएशन बनी, ये यहां से पूरा मॉलिक्यूल एक हो गया, ये यहां से पूरा मॉलिक्यूल एक हो गया। यहां पर निक लगी है इस जगह, एक निक यहां लगी है, एक निक यहां लगी है। ठीक है, और इस स्टैंड के साथ ये वाला स्टैंड जुड़ा हुआ है और इस स्टैंड के साथ ये वाला स्टैंड जुड़ा हुआ है। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे करके इन्वर्ट कर दूं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे करके इन्वर्ट कर दूं, आप 2-4 रस्सियां बिछा के देखना, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा। ये जो दो स्टैंड्स हैं ये घूम के नीचे आ जाएंगे। ये स्टैंड ये वाला आ गया ऊपर वाला, ये स्टैंड ये आ गया और ये इंटैक्ट है। इसके आगे ये वाला पोर्शन है जो कि न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मैंने आपको बताया, छोटा सा पोर्शन ये आ गया और इसके आगे पुराने वाला स्टैंड चली रहा है। फर्दर जो ये स्टैंड है ये इतना कॉमन रहेगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो इन्वर्ट होकर नीचे आया है। तो इस स्टैंड को भी मैं यहां पर सीधा कर देता हूं। ये आया नीचे वाला स्टैंड, इतना पोर्शन इसका और इतना पोर्शन ऊपर वाले का, ये घूम के नीचे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब इस वाले को ड्रॉ करते हैं। ये वाला वो पैच है जो नया सिंथेसाइज हुआ था, ये घूम के ऊपर पहुंच गया, तो ये इतना पोर्शन ये और ये नीचे वाला भी इसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये आ गया। और इसके पीछे ये ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखा है, जो पुराना स्टैंड है ये एज इट इज दिखा दिया। जब आप इसको इन्वर्ट करोगे इतने डीएनए के पोर्शन को, तो आपको इस तरह की फिगर ही दिखेगी। चाहो तो थोड़ा सा माइंड में सोच के देखो। अब इस तरह के प्रोडक्ट को आप बोलोगे स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट। इस गैप की चिंता मत करना, ये गैप नहीं है, निक ही है, और ये निक लाइगेज मॉलिक्यूल या लाइगेज एंजाइम जो है वो ठीक कर देगा। लाइगेज का काम ही निक्स को फिलअप करना है, तो लाइगेज अपना काम करेगा। लेकिन ये पूरा कंटिन्यूस कर देता हूं मैं। मान लेते हैं ये यहां से यहां आ गया और ये पूरा इंटैक्ट डीएनए बन गया। अब आप देखो कि पुराना डीएनए जो था ब्लैक कलर से शो कर रखा था वो यहीं तक आया, इसके आगे जितना डीएनए बनता जाएगा वो पूरा रेड कलर से दिखा रखा है, यानी कि वो पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला, इसके आगे जितना पोर्शन बनेगा वो पुराना जो ब्लैक कलर से डीएनए मॉलिक्यूल था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स या फिर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स इसको बोलते हैं नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। अब ऐसा क्यों है कि इसको क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बोलते हैं?
मान लेते हैं इस वाले डीएनए मॉलिक्यूल में यहाँ पर कोई रिसेसिव जीन था स्मॉल ए, यहाँ पर कोई रिसेसिव जीन था स्मॉल बी, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर भी ये रिसेसिव जीन रहेगा, यहाँ पर भी ये रिसेसिव जीन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्सचेंज यहाँ पर हो गया तो अब ये स्मॉल ए जो है ये यहाँ आ गया और स्मॉल बी यहाँ रह गया। तो सेम ही स्टोरी है, यहाँ पर तो ये रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, ऐसे ही इस वाले डीएनए में भी कुछ जीन्स होंगे वो ऊपर पहुंच गए। मान लेते हैं कि इसमें कैपिटल ए था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो यहाँ पर कैपिटल ए रहा, कैपिटल ए रहा, कैपिटल बी रहा, कैपिटल बी रहा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी ऊपर पहुंच गया और यहाँ पर कैपिटल बी नीचे का नीचे ही रह गया। तो यहाँ पर तो जो कॉम्बिनेशन पेरेंटल था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जैसा ही रहा, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन से डिफर कर गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्रॉस ओवर प्रोडक्ट इसको बोला गया। अब ये जो RUBC प्रोटीन है, ये ऐसा नहीं कि हॉलिडे जंक्शन को कहीं भी रिजॉल्व कर दे। जैसे ही इसने देखा हॉलिडे जंक्शन बना, ऐसे ही रफ सा बना दिया मैंने, जैसे ही इसको दिखा हॉलिडे जंक्शन बना, यहाँ पर RUBA प्रोटीन है और इसके दोनों साइड RUBB प्रोटीन है। जैसे ही इसने देखा कि ये बना, ये भागा भागा आया, कंबाइन किया और पूरा का पूरा जंक्शन रिजॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं होता। RUBC प्रोटीन भी हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही एक्ट करता है, और ये सीक्वेंस क्या है? या तो एडनिन हो या थाइमिन हो, उसके आगे फिर से थाइमिन हो, उसके आगे गुआनिन हो या साइटोसिन हो। और ये जो एडनिन है ये 5 प्राइम एंड पे, और ये जो साइटोसिन या फिर गुआनिन है ये 3 प्राइम एंड पे जनरली होता है। जहां पर भी ये सीक्वेंस एनकाउंटर होगा, जैसे ही ये सीक्वेंस इस RUBC प्रोटीन को मिलेगा, ये इसके सेकंड थाइमिन के बीच में से इसको क्लीव करेगा। जैसे ही ये यहाँ से क्लीव करेगा, ये वाला थाइमिन अलग चला गया और ये अलग, और हॉलिडे जंक्शन जो है वो रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व कैसे हुआ? वाया पैच और स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स, वो आप देख चुके हो। डिपेंड करता है कि किस स्ट्रैंड में ये क्लीवेज हुआ। तो जिस स्ट्रैंड में क्लीवेज होगा उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं वो पैच रिकॉम्बिनेंट्स हैं या स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स हैं। वो कैसे हैं वो आप समझ चुके हो। तो इस सीक्वेंस की मेन कहानी है, और ये सीक्वेंस जनरली 64 बेस पेयर्स के आगे ही होता है। ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस लगातार प्रेजेंट है, एक बार ये सीक्वेंस एनकाउंटर हो गया उसके बाद 64 बेस पेयर्स के बाद एनकाउंटर होगा। तो अगर सपोज यहाँ से रिकॉम्बिनेशन होनी स्टार्ट हुई, हॉलिडे जंक्शन यहाँ से बना, तो मिनिमम इतना पोर्शन तो एक्सचेंज होगा ही होगा। जब इतना पोर्शन एक्सचेंज हो गया उसके बाद ये सीक्वेंस आया। अगर बाई चांस ये सीक्वेंस स्किप कर दिया इस RUBC प्रोटीन ने, तो इतना ही सीक्वेंस और चलना पड़ेगा, तब जा करके अगला सीक्वेंस सेम ऐसा सीक्वेंस आएगा, वहां पर RUBC प्रोटीन एक्ट कर सकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि एक बार अगर हॉलिडे जंक्शन बन गया तो एटलीस्ट कुछ डिस्टेंस, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तो एक्सचेंज होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हॉलिडे जंक्शन बना, एकदम RUBC प्रोटीन आया, एक्ट किया, क्लीव किया, सब कुछ खत्म, दफा दफा। ऐसा नहीं, एक बार हॉलिडे जंक्शन बना तो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद ही उसके रिजॉल्व होने के चांसेस हैं विद द हेल्प ऑफ RUBC प्रोटीन। दोस्तों इस फिगर में ध्यान से देखिए, आपको दिखा रखे हैं दो क्रोमोसोम्स, एक वॉयलेट कलर से ग्रीन कलर से, और इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन। एक एक स्टैंड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? कैपिटल ए और कैपिटल बी का एक्सचेंज हुआ, और अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से एक स्टैंड बना नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी सीक्वेंस है जीन्स का, लेकिन दूसरा जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है उसका सीक्वेंस है कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा जो क्रोमोसोम है उसका कॉम्बिनेशन बना स्मॉल ए स्मॉल बी, और फाइनल नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम स्मॉल ए स्मॉल बी। तीसरा जो स्टैंड बना उसका कॉम्बिनेशन है स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, और फाइनल जो क्रोमोसोम स्टैंड है दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, उसका कॉम्बिनेशन है स्मॉल ए स्मॉल बी जो कि पेरेंटल है। तो ये बहुत ही सिंपल रिकॉम्बिनेशन है, यही रिकॉम्बिनेशन है जो आपने अभी पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हो सकती हैं। जैसे कि ये वाली फिगर देखिए, इसमें देखिए जो नीचे क्रोमोसोम दिखा रखा है ग्रीन कलर से,
वो दो जगह से अपने डीएनए को एक्सचेंज कर रहा है। एक जगह से एक्सचेंज कर रहा है वॉयलेट क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड से, और दूसरी जगह से एक्सचेंज कर रहा है वॉयलेट क्रोमोसोम के दूसरे स्ट्रैंड से। जैसा एक्सचेंज है वैसे ही उसके प्रोडक्ट्स भी हैं। इसी के नीचे फिगर दिखाई है ट्रिपल क्रॉसओवर की। ट्रिपल क्रॉसओवर मतलब 3 जगह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यहाँ पर ग्रीन कलर क्रोमोसोम का सबसे नीचे वाला स्ट्रैंड सिर्फ एक जगह क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है, जबकि इसी का ऊपर वाला स्ट्रैंड 2 जगह से क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है। तो इसको बोल दिया हमने ट्रिपल क्रॉसओवर। ऐसे ही क्वाड्रुपल क्रॉसओवर, दोनों ही क्रोमोसोम्स के दोनों ही स्ट्रैंड्स अलग अलग जगह से इन्वॉल्व हैं, 4 जगह क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्वाड्रुपल क्रॉसओवर। अगर क्रॉसओवर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो जाए तो आउटकम में इफेक्ट नहीं आता, कोई भी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट नहीं बनता। सिस्टर क्रोमेटिड्स हमेशा एक जैसे ही होते हैं, एक ही डीएनए की दूसरी कॉपी होती है। लेकिन अगर क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो तो हमेशा ही आउटकम में इफेक्ट आता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल की, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन की। इसके आगे बात करेंगे हम डीएनए रिपेयर की अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।